भारतवर्ष को ये सबक लेने की ज़रूरत है कि जो यहाँ की परिवारवादी पार्टियाँ हैं, जो परिवार को अपने बढ़ाती हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि एकदम लोअर लेवल तक भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया हुआ है। तो निश्चित रूप से जो परिवारवादी पार्टियां हैं उनके लिए चेतावनी है कि ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है हिंदुस्तान में भी। और परिवारवादी पार्टियां जो भ्रष्टाचार करके अकूत धन जमा करती हैं, उनके लिए भी वो टिकट चुनाव में अपने टिकट बेचती हैं, उनके लिए भी ये चेतावनी है कि इस तरह के काम को बंद करना चाहिए, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जाना चाहिए। और निश्चित रूप से नेपाल के जो अच्छे लोग हैं उनको इस समय भारतवर्ष को मदद करना चाहिए, ताकि नेपाल फिर से एक अपने सही जो जनतांत्रिक जो रास्ता है उस पर वो चल सके। राष्ट्रपति को अनुशंसा की कि इस प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया जाए। अब जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि वहाँ एक प्रतिनिधि सभा है जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं और एक राष्ट्रीय सभा है। तो प्रतिनिधि सभा भंग कर दी गई है और चुनाव की भी घोषणा हो गई है। 21 मार्च 2026 यानी लगभग 6 महीने के बाद नेपाल में चुनाव होंगे। अब ये पार्लियामेंट को जलाने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप डेमोक्रेसी को नहीं चाहने वाले लोग हैं, क्योंकि पार्लियामेंट किस चीज़ का प्रतीक है? पार्लियामेंट डेमोक्रेसी का प्रतीक है, जनतंत्र का प्रतीक है। वहाँ जनता के प्रतिनिधि जाते हैं, वहाँ देश के लिए कानून का निर्माण होता है, वहाँ विधि व्यवस्था की बात होती है। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और हमारे पड़ोसी देश नेपाल में इतनी बड़ी जेन ज़ी की जो पूरा तबाही मचा रखी थी पूरे देश भर में, अब वो जाकर के मामला शांत दिख रहा है और अब देश को नया प्रधानमंत्री भी मिल गया है। पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कार्की जी ने शपथ ले ली है। लेकिन किसका प्रधानमंत्री बनने का नेपाल पे क्या असर रहेगा? नेपाल में जो घटनाएं हुई उससे ओवरकम कैसे करेंगे और भारत पर इसका क्या पूरा प्रभाव पड़ने वाला है? इस बारे में पूरी विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी, और वही बताएंगे कि क्या है ये पूरा तमाम मसला। देखिए, ऐसा है कि ये जो नेपाल में जो जेन जी का जो आंदोलन हुआ वो सोमवार से शुरू हुआ, यानी 8 सितंबर से वो शुरू हुआ और 8 सितंबर को ही 19 छात्र मारे गए पुलिस की गोली से। 9 तारीख को ओली के प्रधानमंत्री आवास पर और प्रधानमंत्री ऑफिस में एक बड़ी हुजूम घुसी और उसने डिमांड किया कि जो लोग भी मारे गए हैं उसकी जांच कराई जाए, उसका मुआवजा दिया जाए और सरकार इस्तीफा दे। और मंगलवार को प्रधानमंत्री ओली इस्तीफा देते हैं। उसके बाद से लगातार जो नेपाल में घटनाक्रम हुआ है और जो आज शनिवार को हम लोग बैठकर इस पर विचार कर रहे हैं, तो नेपाल में बहुत कुछ बदल गया। लगभग एक पीटीआई के अनुसार 51 लोग मारे गए, जिसमें 1 इंडियन नेशनल है, 3 सुरक्षाकर्मी हैं, 35 आदमी की डेड बॉडी रिकवर हुई है काठमांडू के इर्द गिर्द और 17 लोगों की बॉडी जो है वो नेपाल के विभिन्न भागों से हुई है। लगभग 25 बिलियन का नुकसान हुआ है और काठमांडू का जो हिल्टन होटल है उसका अकेले 8 मिलियन का नुकसान हुआ है। वहाँ के पार्लियामेंट को तोड़ दिया गया है, आग लगा दी गई है, वहाँ के प्रधानमंत्री के ऑफिस को आग लगा दिया गया है, वहाँ के जो सेक्रेटेरिएट जो वहाँ की थी जहाँ से काम काज होता था, वहाँ की सारी फाइलें जल गई हैं। ये जो जेन जी है, हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि इसमें बहुत कम उम्र के बच्चे हैं जो जिनका जन्म 1995 से लेके 2012 के बीच में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग 0 से 20 वर्ष के लोग। इस आंदोलन का कौन नेतृत्व कर रहा था? कहीं कोई डीप स्टेट तो ये नहीं था। हालांकि जो केपी शर्मा ओली हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं, वहाँ के CPN UML से, उन्होंने भारतवर्ष को इसका उत्तरदायी माना है। लेकिन कहीं दूर दूर से भी ऐसा नहीं लग रहा है
कि भारतवर्ष का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि जो भीड़ थी उसने पशुपतिनाथ मंदिर को भी एक तरह से उसको भी डिस्ट्रॉय करने का, विध्वंस करने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से भारतवर्ष तो कदापि ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि भारतवर्ष के लोगों का, भारतवर्ष के हिंदुओं की आस्था पशुपतिनाथ में है, और नेपाल के लोग भी पशुपतिनाथ मंदिर को एक तरह से एक राजा के रूप में उसकी पूजा करते हैं, तो ये सब सारी घटनाएं घटी हैं। लेकिन इसका सुखद परिणाम अब ये आया है कि वहाँ सुशीला कार्की, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एमए राजनीति विज्ञान में जिन्होंने किया है और फिर आगे चल के वो लॉ ज्वाइन करती हैं नेपाल में, और 2010 में वो नेपाल सुप्रीम कोर्ट की अस्थाई न्यायाधीश बनती हैं, और 2016-17 में वो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनती हैं। अभी वो सेवानिवृत्त हैं। भारतवर्ष से सटे विराटनगर जो नेपाल का क्षेत्र है वहाँ की रहने वाली हैं, और एक क्रांतिकारी नेपाली कांग्रेस के नेता दुर्गा प्रसाद की वो पत्नी। जो सुशीला कार्की की जो अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति हुई है, ये भी काफ़ी विचार विमर्श के बाद नियुक्ति, क्योंकि बहुत सारे जो धरे थे जैन जी के, वे लोग दूसरे नामों पर भी विचार कर रहे थे, जिसमें एक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, बालेंद्र शाह उर्फ बालेन शाह, जो काठमांडू के मेयर, धरान के मेयर की भी चर्चा चली, और एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो वहाँ के अध्यक्ष थे उनकी भी चर्चा चली। लेकिन सेना, राष्ट्रपति और जो आंदोलनकारी थे, उन लोगों के बीच से अंत में कंसेंसस इनके लिए ही आया, सुशीला कार्की जी के लिए ही आया। और कल उन्होंने शपथ भी ले लिया शुक्रवार की शाम को, और थोड़े देर के बाद उन्होंने एक राष्ट्रपति को अनुशंसा की कि इस प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया जाए। अब जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि वहाँ एक प्रतिनिधि सभा है जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं, और एक राष्ट्रीय सभा है। तो प्रतिनिधि सभा भंग कर दी गई है, और चुनाव की भी घोषणा हो गई है। 21 मार्च 2026 यानी लगभग 6 महीने के बाद नेपाल में चुनाव होंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो एक अजीब नेपाल में, एक भारतवर्ष का जो पड़ोसी राष्ट्र है, वहाँ अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था, और काफ़ी वहाँ नुकसान उठाना पड़ा, काफ़ी लोग मारे गए हैं और जान माल का नुकसान हुआ है। लेकिन उसकी परिणति अंत में हम देख रहे हैं कि अच्छी परिणति हुई है, कि एक साफ सुथरी छवि, चूँकि भ्रष्टाचार के विरोध में अनेक फैसले इन्होंने लिए हैं, यानी भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के खिलाफ जो कार्की हैं, वो जब सुप्रीम कोर्ट में वो थी तो उन्होंने काफ़ी उन लोगों को ये किया, और शायद यही लगता है कि इसी कारण से इनको अंत में सर्वसम्मत निर्णय लेकर इनको अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है। लेकिन इससे जुड़ा एक सवाल मेरा बनता है, मैं इसके बाद इसको कंक्लूड करूंगी, कि जो जेन ज़ी का विद्रोह हुआ और आपने जो बताया कि कितने मिलियन का नुकसान हो गया है, तो इसमें सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो हैं प्रशासन के पास। लेकिन एक बात देखी गई कि जब सुशीला कार्की जी ने इनका शपथ ले लिया है प्रधानमंत्री पद का, तो उसके बाद जो सुदान गुरुंग, जिनके बारे में कहा जाता है कि टिकटॉक के इस एक पोस्ट के ज़रिए उन्होंने जेन ज़ी को एकत्रित किया था और फिर इतने बड़े आंदोलन को उन्होंने अंजाम दिया, जिसका कि पूरा नतीजा ये हुआ, वो जाकर के उनको नतमस्तक हो रहे हैं, पैर छू रहे हैं। तो अब क्या, क्योंकि ऐसा देखा गया कुछ लोगों ने जो हथियार छीन लिए थे पुलिस से, वो अब आर्मी को वापस कर रहे हैं, नेपाल आर्मी को वापस कर रहे हैं। तो उसी तरह से कुछ मॉल से जो सामान लूट लिए गए, होटलों से जो सामान और बर्तन लूट लिए गए हैं, क्या लगता है कि उन सीसीटीवी फुटेजों के ज़रिए क्षतिपूर्ति पूरी तरह से तो नहीं की जा सकती है जो आगजनी हुई है उसकी, लेकिन उन महत्वपूर्ण और कीमती सामानों को वापस लाया जा सकता है? नहीं, देखिए, जब हिंसा होती है तो हिंसा करने वाले लोग कभी इसको स्वीकार नहीं करते हैं कि हमने हिंसा की है। उन लोगों का भी यही कहना है कि नहीं साहब, हमारे साथ कुछ अराजक तत्व शामिल हो गए जो नेपाल का हित नहीं चाहने वाले लोग थे, उन लोगों ने इस काम को किया है। लेकिन अब उसको ऐसा कहने से आप भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने पार्लियामेंट को जला दिया। अब ये पार्लियामेंट को जलाने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप डेमोक्रेसी को नहीं चाहने वाले लोग हैं, क्योंकि पार्लियामेंट किस चीज़ का प्रतीक है? पार्लियामेंट डेमोक्रेसी का प्रतीक है, जनतंत्र का प्रतीक है। वहाँ जनता के प्रतिनिधि जाते हैं, वहाँ देश के लिए कानून का निर्माण होता है, वहाँ विधि व्यवस्था की बात होती है, वहाँ
दुनिया के दूसरे देशों के साथ नेपाल का कैसा संबंध रहेगा उस पर चर्चा होती है। अब आपने उसको जला दिया, डॉक्यूमेंट्स जल गए सारे। तो इस तरह से जो ये जितना नुकसान आपने कर दिया है उसकी भरपाई नेपाल जैसा नेपाल बहुत धनी देश नहीं है और टूरिज्म पर उसका बहुत कुछ आश्रित है। और आपने जितने टूरिस्ट प्लेसेस थे उनमें आगजनी की है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ काठमांडू में हुआ है, आपने पोखरा में भी किया है, आपने दूसरे जगहों पर किया है। और जो टूरिज्म के लिए सबसे बड़ा आकर्षण क्या होता है? होटल्स होते हैं कि जहाँ वो आदमी ठहरता है, आराम से ठहरता है, फिर घूमता है, फिर आके रुकता है। आपने उन होटलों को बर्बाद कर दिया है। तो इस तरह से जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, निश्चित रूप से नेपाल की जो अंतरिम सरकार बनी है उसको चुपचाप उनको छोड़ नहीं देना चाहिए, नहीं तो इससे अराजक तत्वों का मनोबल बढ़ता है। उसमें से चिन्हित किया जाना चाहिए कि कौन से अराजक तत्वों ने इस तरह का काम किया है और चिन्हित करके उनको ये करना चाहिए। और भारतवर्ष को भी चाहिए कि आगे बढ़कर वो, अब चूँकि स्टेबिलिटी भारतवर्ष में नेपाल में आ गई है, एक अंतरिम प्रधानमंत्री आ गई हैं, तो भारतवर्ष को भी चाहिए कि वो वहाँ का जो पर्यटन उद्योग है उसको फिर से खड़ा करने में अग्रणी भूमिका अदा करे। एक पहली बात। और दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात ये है कि जो कैबिनेट जो ये बनाएंगी सुशीला कार्की, उसमें स्वच्छ छवि के लोगों को प्राथमिकता उनको देनी चाहिए और जो ईमानदार लोग हों उनको रखा जाना चाहिए। देखिए, एक बात तो मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये जो 3 राजनेता हैं वहाँ के, वो जो शेर बहादुर दोएबा हों या फिर पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड हों या फिर केपी शर्मा ओली हों, ये कहीं ना कहीं इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। इसमें से 2 तो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं और एक नेपाली कांग्रेस के हैं। तो इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। जो यूथ है वहाँ का, जो नौजवान है, वो बेरोजगार है। बल्कि कहा तो यहाँ तक जाता है कि जो नौजवान बाहर में जाना चाहते हैं, विदेशों में जाना चाहते हैं, उसके लिए जो वर्क परमिट देना था उसमें भी इन लोगों ने कमाई की है, भ्रष्टाचार किया है। तो इस तरह से, और सबसे बड़ी बात हुई, जैसा कि सबको मालूम है कि वहाँ के 48% लोग, और उसमें भी नौजवानों की संख्या बड़ी है, जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। और सोशल मीडिया को जो आपने बंद कर दिया उससे भी एक बौखलाहट वहाँ पर हुई है। तो सोशल मीडिया पर बैन लगाना और भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व होना, ये दोनों वहाँ के नौजवानों को ऐसा लगा कि नहीं साहब, ये लोग जो है सो बराबर नेपाल को लूटते रहेंगे, ये परिवार लूटते रहेंगे। और इससे भारतवर्ष को भी सबक लेने की ज़रूरत है। मैं बार बार कहता हूँ, भारतवर्ष को ये सबक लेने की ज़रूरत है कि जो यहाँ की परिवारवादी पार्टियाँ हैं, जो परिवार को अपने बढ़ाती हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि एकदम लोअर लेवल तक भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया हुआ है। तो निश्चित रूप से जो परिवारवादी पार्टियां हैं उनके लिए चेतावनी है कि ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है हिंदुस्तान में भी। और परिवारवादी पार्टियां जो भ्रष्टाचार करके अकूत धन जमा करती हैं, उनके लिए भी, वो टिकट चुनाव में अपने टिकट बेचती हैं, उनके लिए भी ये चेतावनी है कि इस तरह के काम को बंद करना चाहिए, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जाना चाहिए। और निश्चित रूप से नेपाल के जो अच्छे लोग हैं उनको इस समय भारतवर्ष को मदद करना चाहिए ताकि नेपाल फिर से एक अपने सही जो जनतांत्रिक जो रास्ता है उस पर वो चल सके। तो ये सारी बातें हैं और एक शुभकामना के साथ हम हमारे पड़ोसी देश नेपाल में, जहाँ पे कि अभी इतनी राजनीतिक उथल पुथल हुई है, हम यही आकांक्षा करेंगे और उनको शुभकामना देंगे कि अब वहाँ पे राजनीतिक स्थितियाँ जो हैं वो पटरी पर आ जाएं और जनजीवन भी जो है, जो अस्त व्यस्त हो गया था, वो जल्द से जल्द हमारे सहयोग से वो भी स्थिर हो जाए और वापस से वहाँ टूरिज्म जो है वो शुरू हो जाए। तो इन तमाम जानकारियों के लिए प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ अब हम लेते हैं इजाज़त। इसी तरह से देश दुनिया की खबरें आपके सामने लाते रहेंगे। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।